हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फ्यूनेरिया के बारे में अध्ययन किया था कि फ्यूनेरिया क्या होता है, इसका स्वभाव, इसका आवास एवं वितरण आदि हमने देखा था। आज की क्लास में हम फ्यूनेरिया के बारे में देखेंगे कि उसका जनन किस प्रकार होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है। तो मेनली हम बात करें तो जनन फ्यूनेरिया के अंदर जो जनन होता है वो दो प्रकार का पाया जाता है। दो प्रकार का यानी कि पहला प्रकार इसके अंदर कायिक जनन। कायिक जनन का यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं बच्चों फ्यूनेरिया के अंदर। तो सबसे पहले हम कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट का, मान लीजिए बॉडी पार्ट है, इसका किसी भी प्रकार से विखंडन होना, अलग अलग खंडों में टूट जाना विखंडन कहलाता है या फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर प्राथमिक तंतु छोटे बड़े अनेक खंडों में। जो प्राथमिक तंतु होता है, प्राइमरी फाइबर होता है, वो छोटे बड़े अनेक प्रकार के तंतुओं में टूट जाता है और ये प्रत्येक खंड क्या करता है, एक नव प्रथम प्राथमिक तंतु में रूपांतरित हो जाता है, नया प्रथम प्राथमिक तंतु का निर्माण कर लेता है। और हमें पता है कि जब प्रथम प्राथमिक तंतु होगा तो उससे विकसित होकर उन पर अनेक प्रकार के पादप उग जाते हैं। तो ये कहलाता है विखंडन, जो कि कायिक जनन का पहला प्रकार होता है। अब हम बच्चों देखते हैं इसका द्वितीयक प्राथमिक तंतु। यहाँ पे विखंडन के अंदर प्रथम प्राथमिक तंतु का निर्माण होता है, नए पादपों का निर्माण उस पे होता है। अब हम दूसरे की बात करें तो द्वितीयक प्राथमिक तंतु। द्वितीयक प्राथमिक तंतु के अंदर जो बीजाणु के अतिरिक्त पादप का जो बीजाणु होंगे, उनके अतिरिक्त पादप के किसी भी भाग से प्राथमिक तंतु को द्वितीयक प्राथमिक तंतु कहते हैं। यानी कि पादप के अंदर बीजाणु को छोड़कर, इस संरचना को छोड़कर अन्य किसी भी भाग से जो तंतु बनता है, उस तंतु को क्या कहते हैं, द्वितीयक प्राथमिक तंतु कहते हैं। और ये किसी भी कोशिका से कई प्लांट्स बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि पादप के किसी भी भाग से प्राथमिक तंतु बनते हैं, उन्हीं प्राथमिक तंतुओं को द्वितीयक प्राथमिक तंतु कहते हैं। और पादप की किसी भी कोशिका से कई पादप विकसित हो सकते हैं। ठीक है जी, ये होगा द्वितीयक प्राथमिक तंतु। अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रकार, थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पत्र प्रकलिकाएं। पत्र प्रकलिकाएं में क्या होता है कि मूलाभास, मूलाभास होता है जो मूल के समान यानी कि रूट्स के समान जो संरचनाएं दिखाई देती हैं वो मूलाभास कहलाती हैं, यानी कि जो मूल के समान आभास दिलाती हैं। उन पर छोटी प्रसुप्त कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। प्रसुप्त का मतलब होता है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, तो ये संरचनाएं लंबे समय तक अपने अंदर पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स और जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर लिए जाती हैं। और जब भी परिस्थितियां अनुकूल आती हैं तो ये क्या करती हैं, प्रस्फुटन हो जाती हैं, अब नए जीव का निर्माण कर देती हैं, नए पादप को जन्म दे देती हैं। ये संरचनाएं चिरकालिक संरचनाएं यानी कि लंबे समय तक जीवित रहने वाली संरचनाएं कहलाती हैं। इस कारण इनको कंद भी कहते हैं, कंद या फिर ट्यूबर्स भी कहते हैं, कंद या फिर ट्यूबर्स बोल सकते हैं इनको। ठीक है जी। और अनुकूल, जब परिस्थितियां अनुकूल आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये जो कंद होते हैं ये प्रोटीनीमा में बदल जाते हैं, और प्रोटीनीमा हमें पता है कि नए पादप का निर्माण कर देते हैं। तो ये तीसरा प्रकार हो गया कायिक जनन का। अब हम इसका फोर्थ देखते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज जेमा, या गैमा भी बोल देते हैं, जेमा या फिर इसको गैमा भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, प्राथमिक सेल की शाखा की अंतस्थ कोशिका से
जो प्राथमिक कोशिका होती है उसकी शाखा की अंतस्थ यानी कि उसके अंदर, प्राथमिक कोशिका के भी अंदर वाली जो कोशिका होती है उससे क्या होती है, छोटी कलिका के समान पतली भित्ति युक्त व हरी संरचनाओं का निर्माण होता है और वो संरचनाएं पृथक होकर यानी कि अलग होकर पादप से प्रोटीनिमा बनाती है और प्रोटीनिमा है या उसी प्रोटीनिमा को क्या कहते हैं, इसके अंदर जेमा कहा जाता है। और जो प्रोटीनिमा है वही नए पादप का निर्माण करती है, लेकिन इसके थ्रू यानी कि जब ये प्रोसीजर होता है और जब प्रोटीनिमा का निर्माण होता है तो उस प्रोटीनिमा को जेमा कहा जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कायिक जन्म का, वो होती है अपबीजाणुता। अपबीजाणुता, अब हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि अपबीजाणुता क्या होता है। अब हम बच्चों जो कायिक जन्म का 5th टाइप है अपबीजाणुता, उसके बारे में देखते हैं। अपबीजाणुता एक अवस्था होती है जो नाम दिया है जिस कारण देखते हैं। जब फ्यूनेरिया पादप के अंदर, फ्यूनेरिया प्लांट के अंदर जीवन चक्र से यानी कि जो लाइफ साइकिल से बीजाणु अवस्था यानी कि बीजाणु बनने की जो अवस्था है वो हट जाती है तो वो अवस्था अपबीजाणुता कहलाती है। अपबीजाणुता के अंदर क्या होता है, बीजाणु की किसी भी कोशिका से यानी कि जो स्पोरोफाइट होते हैं उसकी किसी भी अवस्था से, किसी भी कोशिका से प्राथमिक तंतु बन जाता है और प्राथमिक तंतु का निर्माण होता है तो हमें पता है उसके ऊपर नए पादप बन जाते हैं और उस प्राथमिक तंतु के ऊपर पार्श्व कलिकाएं यानी कि साइड से अलग हिस्से से कलिकाएं निकल जाती हैं जो क्या करती हैं, नव पादप का निर्माण करती हैं यानी कि नए पादप का निर्माण करती हैं। अब है जी लैंगिक जनन। हमने अब कंप्लीट कर लिया कायिक जनन जिसके अंदर 5 मुख्य बिंदु थे, 5 मुख्य पॉइंट थे जो हमने कवर कर लिए। अब इसका जो दूसरा जनन का जो दूसरा टाइप है वो है लैंगिक जनन या जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो फ्यूनेरिया में होता है। ठीक है जी, फ्यूनेरिया एक उभयलिंगाश्रयी पादप है। उभयलिंगाश्रयी का मतलब होता है कि जिस पादप के ऊपर एक उदानी और स्त्रीधानी दोनों ही एक पादप के ऊपर पाए जाए वो उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। लेकिन इस फ्यूनेरिया के अंदर जो उदानी व स्त्रीधानी होती है वो अलग अलग शाखाओं में पाई जाती है, अलग अलग शाखाओं में पाई जाती है। इस स्थिति को एक आश्रय भी कहते हैं। इस स्थिति को एक आश्रय या एक लिंगाश्रय भी कहते हैं। जननांग होते हैं यानी कि जो जननांग यानी कि पुंधानी और स्त्रीधानी। पुंधानी अगर बात करें, पुंधानी होती है नर जननांग का कार्य करती है क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं पुंकेसर जो होते हैं नर युग्मक, ये करते हैं नर युग्मक का कार्य। और स्त्रीधानी होती है इसके अपोजिट स्त्रीधानी। स्त्रीधानी होती है वो होती है मादा जननांग और मादा जननांग के अंदर यानी कि जो पाए जाते हैं अंडाशय, तो ये करती है मादा युग्मक का कार्य। तो इस स्थिति को कहते हैं एकाश्री। क्यों? क्योंकि जो पुनर व मादा दोनों जननांग हैं यानी कि पुंधानी और स्त्रीधानी है वो अलग अलग शाखाओं में पाए जाते हैं, इसलिए एक लिंगाश्री कहते हैं इसे। जननांग होते हैं वो शाखाओं के अंतस्थ सिरे पर यानी कि बिल्कुल अंदर वाले सिरे पर लगे रहते हैं और जननांग होते हैं वो समूह में, ग्रुप में लगे रहते हैं। ये सिंगल उपस्थित नहीं होते, ग्रुप में उपस्थित होते हैं और ये सतह से ऊपर निकले रहते हैं, सतह से ऊपर निकले रहते हैं। जननांग बढ़ने के साथ ही शाखा की वृद्धि होती है वो रुक जाती है। वैसे तो पादप की जो ब्रांच है वो कंटिन्यू ग्रोथ करती रहती है, लेकिन जैसे ही शाखा के ऊपर जननांग बन जाते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे अगर जननांग बन जाते हैं ग्रुप में तो शाखा की जो वृद्धि है वो रुक जाती है यहीं पे। और मुख्य शाखा छोटी, जो मेन ब्रांच होती है वो छोटी होती है और जो साइड की जो पार्श्व शाखाएं हैं, जो अतिरिक्त शाखाएं हैं वो लंबी होती हैं और इसके शीर्ष पर पुंधानियां पाई जाती हैं।
मुख्य शाखा के शीर्ष पर पूर्णदानियां पाई जाती हैं जिसके अंदर कैंसर लगे रहते हैं। हमने यही बात पढ़ी है कि इसके अंदर पूर्णदानियां स्त्री दानियां और दोनों अलग अलग शाखाओं पे लगी रहती है। इसी प्रकार जो जननांग होते हैं वो जैसे ही अन्य शाखाओं पर बनते हैं तो वो शाखा की वृद्धि रुक जाती है।